माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं सभी सदस्यों को इस बजट की चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देता हूं। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार का ये सर्वजन हिताय की सोच वाला बजट समाज के सभी वर्गों, युवा, किसान, मजदूर, महिला, गरीब, असहाय, उपेक्षित तथा अंतिम पंक्ति में खड़े उस व्यक्ति के लिए है जिसको सरकार की योजनाओं की आवश्यकता है। माननीय अध्यक्ष जी, जो अंतिम छोर पर व्यक्ति खड़ा है उसके चेहरे पर मुस्कान किस तरह से आ सकती है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश में खुशहाली लाने वाले की प्रेरणा देते हुए स्पष्ट किया था कि देश के अंदर 4 जातियां हैं। वो जातियां गरीब, महिला, युवा और हमारा वो किसान जो धरती का सीना चीर करके अन्न पैदा करने वाला है। हमारा ये बजट इसी सिद्धांत को आत्मसात करते हुए प्रदेश को आगे ले जाने वाला ये हमारा प्रयास, हम प्रदेश के लिए विकसित राजस्थान 2047 के विजन को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। आम जन की जरूरतें, उम्मीदें पर पूर्णतः खरा उतरने वाला इस बजट से विपक्ष को स्वयं के अस्तित्व को इतनी चिंता हो गई है कि माननीय नेता प्रतिपक्ष को लगता है कि प्रदेश में उनकी पार्टी का भविष्य अंधकार में है। इसलिए उन्होंने 16 जुलाई 2024 को सदन में अपने बजट वक्तव्य में कहा कि निराशाजनक होने की संज्ञा दी थी। आपको इस बजट की आलोचना करने के लिए शब्द नहीं मिल पा रहे हैं, इसलिए आप अपने अंदर की भावनाओं को प्रकट कर खींच मिटाने का प्रयास भी आप कर रहे हैं। आपको इस बात से और भी अधिक निराशा हुई कि आपके कई साथियों ने खुले मन से तथा कुछ साथियों ने दबी जुबान से इस बजट की प्रशंसा की। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे 10 संकल्पों का उद्देश्य प्रदेशवासियों की खुशहाली के साथ ये विकसित राजस्थान का निर्माण, विकसित राजस्थान की हमारी संकल्पना के अनुसार राज्य के सभी वर्ग, विशेषकर गरीब, वंचित, युवा, महिला, कृषक, सभी का विकास। इसमें अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को स्वाभाविक रूप से सबसे अधिक लाभ होना चाहिए। आधारभूत ढांचे का विकास, उद्योग धंधे, कृषि, सेवा के क्षेत्र में विस्तार से राज्य की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी, जिससे रोजगार के अवसर सृजित होंगे, जिसका लाभ समाज के सभी वर्गों को मिले। माननीय अध्यक्ष जी, विपक्ष के वरिष्ठ नेता, जिनमें माननीय नेता प्रतिपक्ष भी हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभी अभी उन्होंने एक कविता सुनाई थी, अरे आपका कंपटीशन तो डोटास राजी से है, अरे विवेक जी से क्या दुश्मनी है। आपने कहा, अभी अभी एक पंक्ति सुनाई थी तो मैं देख रहा था, उसमें विवेक जी का नाम आया। अरे आपकी कंपटीशन डोटास राजी से, विवेक जी से क्यों ऐसा कर रहे हो? ये तो नहीं करना चाहिए। रोहित जी, बजट सामान्य चर्चा था, ऐसे पूरे बजट में बजट के अलावा अन्य विषयों पर मात्र अनर्गल बातें करने में ही कीमती समय गया है। अगर
कीमती समय गया है। ऐसा लग रहा था कि मानो इन वरिष्ठ सदस्यों को प्रदेश व प्रदेशवासियों की कोई चिंता नहीं है। मैं माननीय सदन में आज वित्त विधेयक एवं विनिमय विधेयक पर चर्चा करते हुए बजट से संबंधित कुछ मुद्दों पर सभी का ध्यान भी आकर्षित करना चाहूंगा, किंतु इससे पूर्व सदन का नेता होने के कारण यह भी मेरा दायित्व है कि हमारे इन साथियों द्वारा निरंतर फैलाए जा रहे भ्रम और झूठ के बारे में भी स्थिति स्पष्ट करना आवश्यक है। माननीय अध्यक्ष जी, कांग्रेस के लोग हमेशा संविधान और लोकतंत्र की बात करते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष जी कि जरा मैंने उस दिन भी कहा था और आज भी मैं कहना चाहता हूं, एक बार अंतरात्मा की आवाज आप अपनी सुनिए कि लोकतंत्र में आपने कितना ध्यान रखा है। संविधान व लोकतंत्र की बातें करने वाले नेता प्रतिपक्ष जी को मैं लोकतंत्र का वो काला दिवस 25 जून 1975 भी याद दिलाना चाहता हूं, जिस दिन तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने मात्र अपने पद को बचाने के लिए आपातकाल लगाकर भारतीय लोकतंत्र का गला घोंटते हुए लोकतंत्र की हत्या की थी। जनता के अधिकारों की आवाज उठाने वाले अधिकांश नेताओं तथा अन्य विरोधियों को मीसा के अंतर्गत जेल में डाल दिया गया था। इस दौरान न्यायपालिका के अधिकारों पर कुठाराघात किया गया था। इसके साथ ही मीडिया पर भी सेंसरशिप लगा दिया गया था। संविधान में भी संशोधन कर लोकसभा तथा राष्ट्र विधानसभा के कार्यकाल में बढ़ोतरी कर दी गई थी। यह बात उस दौर को देख चुके लोगों के साथ ही आज की नई पीढ़ी के लिए भी सबक के रूप में याद रख सके, इसलिए 25 जून को संविधान हत्या दिवस घोषित किया गया है, क्योंकि आने वाली पीढ़ी को भी यह ध्यान रहे कि 25 जून को किस तरह से लोकतंत्र का गला घोंटा गया था और देश के अंदर किस तरह से अराजकता फैलाई गई थी। इससे पहले बात करने से पहले लोकतंत्र की हमें अपने आप को भी सोचना पड़ेगा। यही नहीं केंद्र में आपके पास भी आ रहा हूं, आपको भी बता रहा हूं, माननीय सदस्य यही नहीं, माननीय सदस्य बैठिए। यही नहीं, आपके विपक्ष के नेता को पूरी तरह सुना गया है। अभी आपको भी विपक्ष के नेता या सदन के नेता को सुनना पड़ेगा। यही नहीं, केंद्र में कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के प्रारंभ में आपसे कहना चाहते हैं, इतिहास देख लीजिए, इतिहास गवाह है 1953 से लेकर के 2014 तक 50 बार से अधिक राज्यों में जनता के द्वारा चुनी हुई विपक्षी दलों की सरकारों को संविधान के प्रावधानों के उल्लंघन करते हुए बर्खास्त किया गया था। उदाहरण स्वरूप 1959 में केरल में, अगर उदाहरण दूं तो बहुत हैं, 1974 में गुजरात में, 1976 में तमिलनाडु में, 1980 में व 1992 में राजस्थान भी इससे अछूता नहीं रहा था। पूर्ववर्ती में मणिपुर व नागालैंड तथा पंजाब, जम्मू कश्मीर, बिहार में निर्वाचित सरकारों को बर्खास्त किया गया था। जबकि हम लोकतंत्र के मूल्यों एवं लोकतंत्र में पूरा विश्वास रखते हैं, हमारी केंद्र सरकार द्वारा कभी भी इनकी तरह आनन फानन में चुनी हुई सरकारों को कभी बर्खास्त नहीं किया गया है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, आपने जिस तरह से हमेशा लोकतंत्र की बात करते हुए लोकतंत्र की हत्या आपने की है। मैं आपसे एक और निवेदन करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष ने एक और भ्रम फैलाया। 16 जुलाई 1924 को सदन में कहा था, मैं याद दिला रहा हूं आपको, कि योजनाओं का नाम बदल रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, इन्होंने कहा था कि इंदिरा गांधी नहर वो लेकर आए। मैं नेता प्रतिपक्ष के सामान्य ज्ञान को दुरुस्त करते हुए सदन को याद दिलाना चाहूंगा कि जब रेगिस्तानी इलाके से राहगीर भी नहीं गुजरना चाहते थे, तब बीकानेर के महाराज गंगा सिंह जी ने रेगिस्तान के दौरों को चीरते हुए
नहर बनवा दी थी। और माननीय अध्यक्ष जी, ये वर्ष 1927 में गंग नहर पूरी हुई तो उन्होंने इंजीनियर कंवर सेन से बीकानेर से जैसलमेर तक दूसरी नहर का नक्शा तैयार करने को कहा, जो 1938 में ही बन गया था। आज़ादी के पश्चात सरकार ने इसी प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया। इसका शुरुआती नाम राजस्थान नहर था। मेरे से पहले कई सीनियर माननीय सदस्य बैठे हैं, आप उनको भी पूछ सकते हैं कि उस नहर का नाम राजस्थान नहर था। राजस्थान में पहली नहर थी, इसलिए राजस्थान के लोगों को गौरव भी होता था कि हमारे राजस्थान के नाम पर वो नहर है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं आपसे कि इसी प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जिसकी शुरुआती नाम राजस्थानी नहर था, लेकिन राजनीतिक फायदे के लिए नहर का नाम 1984 में बदलकर इंदिरा गांधी नहर कर दिया गया। इसी प्रकार से और मैं बताना चाहता हूं, इसी प्रकार से अटल सेवा केंद्रों का नाम राजीव गांधी रख दिया था। अन्नपूर्णा रसोई का नाम अन्नपूर्णा रसोई का नाम इंदिरा गांधी। अन्नपूर्ण रसोई का नाम इंदिरा गांधी। अरे मैंने कहा भाई, एक परिवार को कितना खुश करोगे। और मैं कहना चाहता हूं स्वर्गीय, हाँ इसीलिए तो मैं कहना चाहता हूं, वो स्वर्गीय इंदिरा गांधी थी। हमारे यहाँ स्वर्गीय का क्या करते हैं साहब, करते हैं ना, तो नाम तो कोई ऐसा होना चाहिए था जिसका नाम भी ठीक प्रकार से हो और जिसका ठीक तरह से भोग उसका प्रसाद ले सकें। हमने अन्नपूर्णा रसोई, पिछली बार भी मैंने कहा था, माँ अन्नपूर्णा का नाम हम किस तरह से लेते हैं। और माँ अन्नपूर्णा को हम रसोई में जाने से पहले हमारी माता बहनें वहाँ नाम लेती हैं और अन्नपूर्णा का भोग लगाती हैं। हाँ, अन्नपूर्णा माँ का नाम बदल करके इन्होंने इंदिरा गांधी के नाम पर आपकी सरकार द्वारा रख दिया गया था। इससे स्पष्ट होता है कि कांग्रेस में केवल एक ही परिवार की भक्ति करने की परंपरा है। और मैं कहना चाहता हूँ, माननीय प्रतिपक्ष के नेता अभी कह रहे थे, वो नेहरू जी की भी बात की, मोतीलाल जी की भी बात की, इंदिरा जी की भी बात की, राजीव जी की भी बात की, लेकिन उससे आगे नहीं आए, उनसे आगे नहीं आए। और उनसे आगे भी आते तो दामाद जी का नाम भी आता, तो राजस्थान से क्या रिश्ता है ये भी मालूम पड़ता। इसलिए वहाँ दामाद जी तक नहीं आए, वहीं तक रुक गए। उनको पता था कि आगे नाम जाएगा तो किस तरह से होगा। तो मैं अच्छा होता कि आप लोग भी योजनाओं एवं कार्यों के नाम बदलने वाली राजनीति के स्थान पर जनहित में नई परियोजनाएं लाते। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, हमसे पहले भी मुसाफिर कई गुजरे होंगे, हमसे पहले भी मुसाफिर कई गुजरे होंगे, कम से कम राह का पत्थर तो हटाते चलते। माननीय अध्यक्ष जी, नेता प्रतिपक्ष ने एक बात सच भी कही। आपका मैं ये नहीं कह रहा हूं, उस सच कह रहे हैं उनको भी कह रहा हूं। नेता प्रतिपक्ष ने एक बात सच भी कही कि हमारे यहाँ इंडस्ट्री इसलिए नहीं आ रही कि प्रदेश में बिजली और पानी नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं ये कांग्रेस के ही 5 वर्ष के शासन काल की गलत अविवेकपूर्ण नीतियों का परिणाम है। इनके समय में ही राज्य की विद्युत कंपनियां लगभग दिवालियापन की स्थिति में पहुंच गई, जहां वर्ष 2018-19 में राज्य की विद्युत कंपनियां 2,607 करोड़ रुपए के लाभ में थी 18-19 में। परंतु वर्ष 2023-24 में विद्युत वितरण कंपनियों पर लगभग 91,000 करोड़ रुपए से अधिक का ऋण भार हो गया। इसके साथ ही ना तो नए विद्युत संयंत्र बनाए गए और ना ही उपलब्ध संयंत्रों के प्लांट लोड फैक्टर PLF बढ़ाने पर ध्यान दिया गया। अब हम इस कुप्रबंधन को दूर
कर भारत सरकार के विभिन्न PSUs के माध्यम से MOU कर स्थापित क्षमता को और अधिक बढ़ाने के लिए कटिबद्ध हैं। हमारा मुख्य फोकस रिन्यूएबल एनर्जी तथा सोलर विंड हाइड्रो एनर्जी पर है। लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने बिना सोचे समझे ये कहा कि ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे के लिए केवल 30 करोड़ रुपए। अरे मैंने कहा भाई समझो, थोड़ा सा समय तो लगाइए, पूरा पढ़ तो लीजिए बजट को। लेकिन बजट पढ़ा नहीं, कह दिया 30 करोड़ का बजट। मैंने कहा भाई प्रावधान रखा गया है। माननीय सदस्य ने जो भी बातें सदन में कही उससे लगता है वे बहुत जल्दबाजी एवं अधूरी तैयारी के साथ आए थे या जानबूझकर सबको गुमराह करना चाह रहे थे। अगर पता था, मैं माननीय सदस्यों को आपके माध्यम से अवगत कराना चाहूँगा कि एक्सप्रेसवे या किसी भी बड़े इंफ्रा प्रोजेक्ट के लिए बनने के लिए सबसे पहले कड़ी में सर्वप्रथम DPR बनानी होती है, जो कि सुनियोजित एवं गुणवत्तापूर्ण विकास के लिए आवश्यक है। इसलिए अभी DPR के लिए 30 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है। ये मैं बताना चाहता हूं। मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहूंगा कि DPR बनने के तुरंत बाद हाईवे निर्माण हेतु प्रावधान निर्धारित कर स्वीकृत किए जाएंगे। ये भी मैं कहने वाला हूँ, आप चिंता उसकी नहीं करें। एक मिनट बैठिए मुख्यमंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ सदन का समय आज की कार्यसूची समाप्त होने तक के लिए बढ़ाया जाए। नेता प्रतिपक्ष द्वारा 16 जुलाई 2024 को सदन में कहा गया कि हमारी सरकार ने स्वास्थ्य बीमा योजना बंद कर दी है। अब मैं आपको वो बातें कहना चाहता हूं कि जरा मैं कहता हूं कि आप बजट को पूरी तरह से इतनी जल्दबाजी नहीं करें, एक बार पढ़ लें। और हम वो लोग हैं कि हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के आधार पर चलते हैं। और मैंने पहले सदन में पहले भी कहा था कि हम जनता के बीच में जाते हैं, अच्छे सुझावों को लेते हैं। अच्छा सुझाव कोई भी देता है और उस सुझाव को मानते हैं। इसमें तो आप माननीय सदस्य हैं, हमारे प्रतिपक्ष में हैं, ये कोई बात थोड़ी है। अगर अच्छा सुझाव आप देंगे तो निश्चित रूप से हम उसको मानेंगे। कोई भी अगर अच्छा सुझाव देगा हम मानने के लिए उसको तैयार हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, जोर जोर से बोलकर अपने इस झूठ को सच्चा साबित करने के प्रयास में यह भी जानना चाहा कि यदि ऐसा नहीं है तो किस अस्पताल में है और कितने लोगों का इलाज हो रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे द्वारा हेल्थ फॉर ऑल के सिद्धांत पर कार्य करते हुए इस योजना को और अधिकतर बेहतर बनाते हुए आज 1782 अस्पतालों में माँ योजना के अंतर्गत हमारी सरकार के कार्यकाल में अभी तक 10 लाख से अधिक लोगों का इलाज हुआ है। इसके साथ ही जन सामान्य को यथासंभव बीमारी का सामना ही ना करना पड़े तथा बीमारी होने पर समय रहते उसका पता चल जाए, यही हमारी स्वास्थ्य के क्षेत्र में पहली प्राथमिकता है। मैं पुनः माननीय सदस्यों को याद दिलाना चाहूँगा कि हमने बजट में प्रावधान कर माँ वाउचर योजना लाने के साथ ही प्रदेश के कोने कोने में रहने वाले समस्त परिवारों की प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर जांच सुनिश्चित कर ई-हेल्थ रिकॉर्ड बनाने की व्यवस्था भी की है। यह मैं आपको बताना चाहता हूँ। हमारी सरकार के ठोस कार्य करने की नीति के विपरीत पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार द्वारा केवल थोथी घोषणाएं की गई। इसकी पुष्टि इस बात पर होती है कि आपके समय में कहा जाता कि आप मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा, ये कहते थे। मैं सदन में ऐसे उदाहरण भी प्रस्तुत करना चाहूंगा। मैं आपको बताना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष जी कि इस सदन में
यह बात भी हुई है कि उन्होंने घोषणा भी की और पूरी नहीं हुई। अभी अभी माननीय प्रतिपक्ष के नेता कह रहे थे कि सदन में ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। अरे ये तो आपने की है, वो बता रहा हूं, आप सुनते जाइए। अगर सूची लाता तो अलग से भी है, अलग से भी लाया हूं। अगर मैं चारों बजटों की बात करूं, इनके पांचों, तो मैं सूची लाया हूं इतनी बड़ी है कि 2.5 घंटे मेरे को इसी में लगेगा। प्रतिपक्ष के नेता कहेंगे कहा तो समय बहुत ज्यादा लेते हो। मैं आपको बताना चाहता हूं, कुछ लेके आया हूं पिछले की। पशुधन बीमा हेतु पशुपालकों का रजिस्ट्रेशन किया, किंतु एक भी पशु का बीमा नहीं हुआ, ये किया गया। इसके अलावा और भी ऐसी योजनाएं जिसमें काम ही नहीं हुआ। प्रतापगढ़, जालौर एवं राजसमंद जिलों में मेडिकल कॉलेज बन गया क्या? कामकाजी महिलाओं के शिशुओं को देखभाल हेतु प्रियदर्शिनी डे केयर सेंटर योजना तथा 500 डे केयर सेंटर, ये हो गया क्या? इसमें एक बात और बताना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से बताना चाहता हूं। देखो, हमारी एक परिवार के प्रति कितनी आस्था है, हम कितना करेंगे। ये प्रियदर्शिनी डे है ना, इसको समझ रहे हो क्या आप? क्योंकि इंदिरा गांधी जी का जो पहला नाम था वो प्रियदर्शिनी था, प्रियदर्शिनी था। और प्रियदर्शिनी नाम से अब आप बताइए, हमने तो आज पहली बार सुना है, पहली बार सुना होगा कई सदस्यों ने, लेकिन हमारे नेताओं को कितनी, क्या बात है। मान गया मैं आपको कि कहां से नाम ढूंढ के लाए कि एक परिवार के लोगों को कैसे खुश हो सकते हैं, उनको जाकर के दिखाएंगे कि हमने प्रियदर्शिनी डे। ये कब की बात है, जन्म कब हुआ होगा? वाह, मैं धन्यवाद देता हूं कि आपकी एक परिवार के प्रति जो आपका समर्पण है, बहुत ही अच्छा समर्पण है, ये आपने किया है। माननीय अध्यक्ष जी, फिरोजपुर फीडर की मरम्मत, मैं आने वाले लोगों से पूछता हूं, मेरे से तो कहते हैं, लेकिन फिरोजपुर फीडर की मरम्मत हो गई क्या? जरा बताए कोई भी। जयपुर में विश्वकर्मा एमएसएमई टावर खड़ा हो गया क्या? रिकोद क्षेत्र में एमएसएमई यूनिट की सुविधाओं के लिए कोवर्किंग स्पेस एवं वर्कशॉप का निर्माण हो गया क्या? ये घोषणाएं जो मैं बता रहा हूं। जयपुर जोधपुर में ऑर्गेनिक प्रोडक्ट मार्ट बन गया क्या? बताइए मेरे को। केंद्रीय बस स्टैंड सिंधी कैंप जयपुर का मल्टी मॉडल इंटीग्रेट ISPT हब के रूप में विकास हो गया क्या? अरे बताइए भाई, ये तो मैं वो बता रहा हूं आपको जो इनके घोषणा पत्र में है। मैं ध्यान दिला रहा हूं, रोडवेज बेड़े में सर्विस मॉडल पर 1000 नई बसें आ गई क्या? प्रत्येक जिले में ITI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकास हो गया क्या? ये तो मैं पिछले बजट की बता रहा हूं साहब। इसलिए आपकी गत सरकार पर तो पुरानी कहावत ठीक बैठती है कि थोता चना बाजे खाना। हमारी सरकार के गत कार्यकाल वर्ष 2013 से 18 तक की तुलना कांग्रेस की गत सरकार से करने पर हमें ये कहने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, कहां तो तय था चिरागा हर घर के लिए, कहा चिरागा मसेसर नहीं शहर के लिए, ये कहा। माननीय अध्यक्ष जी, पंचायती राज संस्थान के बारे में माननीय हमारे प्रतिपक्ष के नेता बात कर रहे थे। मैं बताना चाहता हूं, वो मेरे से भी कह रहे थे, मैंने उन सरपंचों को बताया था कि नरेगा के माध्यम से जो हमारा एक पेड़ मां के नाम जो हमारा अभियान चल रहा है, इसमें आप काम कर सकते हैं। मैंने मेरे काम का सिर्फ एक उदाहरण दिया था और उनसे कहा था कि जब सरपंच था तो मैंने कहा था कि मैं आई कैंप लगवाना चाहता हूं। तो जो आई कैंप लगाने वाली थी कि ग्राम पंचायत, मेरे को सीओ ने कहा कि
ग्राम पंचायत नहीं लगा सकती। मैंने कहा ग्राम पंचायत स्वायत्त संस्था है, लगा सकती है। फिर मैंने आकर के यहाँ पत्र लिखा और पत्र में पंचायत राज संस्थान से मेरे को लेटर गया। फिर मैंने आई कैंप में सरपंच रहते हुए ग्राम पंचायत से मैंने आई कैंप लगाया था। तो मैंने ये बात जिक्र किया था नरेगा की। माननीय प्रतिपक्ष के नेता कह रहे, मैंने उन्होंने ये कहा कि नरेगा के माध्यम से हम वृक्ष मित्र बनाते हुए हम 200 पेड़ पर अगर हम एक नरेगा के व्यक्ति रखेंगे तो हमारे पर्यावरण की स्थिति सुधरेगी। लेकिन मैं माननीय अध्यक्ष जी आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, विपक्ष के द्वारा पंचायत राज संस्थाओं को अनुदान कम करने का मिथ्या आरोप भी लगाया है। मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहूंगा कि आरोप के ठीक उलट हमारी सरकार द्वारा तो पंचायत राज संस्था एवं स्थानीय निकायों को वित्तीय दृष्टि से मजबूत करने के लिए वर्ष 2024-25 में राज्य वित्त आयोग स्टेट फाइनेंस कमीशन के तहत मिलने वाली राशि को बढ़ाकर राज्य के स्वयं के शुद्ध कर राजस्व का 7% कर दिया है। इस वृद्धि के कारण राज्य की इन संस्थाओं को कई सौ करोड़ रुपए अधिक की राशि मिलेगी। अध्यक्ष महोदय, मैं ये भी अवगत कराना चाहूंगा कि कांग्रेस के शासनकाल में पंचायत राज संस्थाओं को राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार वर्ष 2019 और 20 से 2023-24 तक राशि 20,984 करोड़ रुपए हस्तांतरित की जानी थी, जबकि इनके द्वारा मात्र 13,870 करोड़ रुपए यानी राशि 7,114 करोड़ रुपए कम हस्तांतरित की गई। यदि ये पूरी राशि देते, इसका कारण बताता हूं मैं क्यों है। अगर ये पूरी राशि देते तो इनका राजकोषीय घाटा और भी अधिक होता। हमने अल्प अवधि में ही 1,300 करोड़ रुपए से अधिक हस्तांतरित कर दिए हैं। वह शीघ्र ही 1,000 करोड़ रुपए और हस्तांतरित किए जा रहे हैं। मैं माननीय सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि इस राशि के अतिरिक्त हमने केंद्रीय वित्त आयोग की लगभग 2,800 करोड़ रुपए की राशि हस्तांतरित कर दी गई है। पंचायत राज्यों को कांग्रेस की गत सरकार द्वारा कितना सहयोग दिया गया था, यह इसी बात से दिख जाता है कि मनरेगा योजना के अंतर्गत सामग्री मद के 3,000 करोड़ रुपए से अधिक लंबित होने पर भी इनके द्वारा ना तो स्टेट शेयर दिया गया, ना ही केंद्र से समयबद्ध रूप से हिस्सा राशि प्राप्त की गई। हमने इसी अल्प अवधि में केंद्र सरकार के सहयोग से इस हेतु 1,500 करोड़ रुपए का भुगतान की व्यवस्था कर ली है। माननीय अध्यक्ष जी, कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के प्रथम 6 माह के कुछ मैं आंकड़े पेश करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार द्वारा मात्र 6 महीने में जिस रीति, नीति, गति और संकल्प के साथ काम किया जा रहा है, उसकी तुलना में कांग्रेस सरकार के प्रथम 7 माह के आंकड़े, इन आंकड़ों के साथ सदन के समक्ष मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। माननीय अध्यक्ष जी, अगर हम सड़कों पर व्यय की बात करें तो 2018 से जून 2019 तक पूर्व सरकार ने 3981 करोड़ किया था। हमारी सरकार जून 2023 से जून 24 तक 7521 करोड़ रुपए किया गया है, जो कि 88.92 ज्यादा है। पेयजल योजना पर अगर व्यय की बात करें तो आपने 2104 किया था, हमने 5534 यानी 163% अधिक किया है। सिंचाई योजना पर व्यय की बात करें, आपका 1070 था, हमारा 3120, आपसे 3 गुना था, हमारा आपसे 3 गुना है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की बात करें, आपका 3569 है, हमारा 6297 में 76% ज्यादा है। चिकित्सा शिक्षा विभाग में जो द्वारा व्यय हुआ है, आपका 171 था, हमारा 943, 5 गुने से अधिक किया है। केंद्रीय सहकारी बैंक द्वारा अल्पकालीन ऋण वितरण आपने 1459 किया था, हमने
17,686 या कि 12 गुना आपसे ज्यादा हमने किया है। राजस्व प्राप्ति खनन की अगर बात करें तो आपने 2904 किया था, हमने 4858 किया है, जो 67% से भी अधिक है। तारबंदी पर अगर व्यय करें तो आपने मात्र 1 करोड़ रुपए खर्च किया था, हमने 117 करोड़ रुपए खर्च किया है। अब इसमें अध्यक्ष जी मैं प्रतिशत क्या बताऊं, इसमें कितना गुना बताऊं, कितना प्रतिशत बताऊं, आप ही देख सकते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, खनन विभाग द्वारा की गई नीलामी बजरी, उसकी भी मैं बताना चाहता हूं। इनका 0 ब्लॉक था इनके उस कार्यकाल में, और हमारे कार्यकाल में 17 ब्लॉक हमने नीलामी की है, 17 ब्लॉक बजरी की। प्रधान खनिज लाइमस्टोन आदि में इनका 0 ब्लॉक था, हमने 34 ब्लॉक नीलामी की है। यही नहीं माननीय अध्यक्ष जी, निर्माण श्रमिकों की सहायता हमने जो की है 69,190 इन्होंने की थी, 69,190 और हमने की है 1,96,093। कितना बड़ा अंतर है। जारी किए गए पेयजल कनेक्शन इन्होंने किए थे 1.02 लाख और हमने किए 5.75 लाख। मैं राजस्व प्रकरणों का निस्तारण की अगर बात करें, इन्होंने 38,217 किए थे, हमने 82,894 किए हैं। सौर ऊर्जा उत्पादन में वृद्धि आप करें तो इन्होंने 361 मेगावाट किया और हमने 4168 मेगावाट किया है। मैं कहना चाहूँगा कि चाहता हूँ कुछ यूँ हो, सबको उनके हिस्से की राहत मिले, चैन की नींद आए, सबको सपनों के फूल खिले, प्रगति के उजाले से अछूता ना रहे कोई, कार्य सारे सिद्ध हों और संकल्प हमारा यही है। माननीय अध्यक्ष जी, हाँ माननीय सभापति जी, मैं कहना चाहता हूं कि हमारे प्रतिपक्ष के नेता हमारे केंद्रीय नेतृत्व को अपने केंद्रीय नेतृत्व को राजी करने के लिए सदन में प्रधानमंत्री जी का उपहास उड़ाते हुए, अब इनसे केंद्रीय नेतृत्व प्रसन्न हो या नहीं हो, लेकिन उन्होंने पूरी कोशिश की है। लेकिन डोटासरा जी कह रहे हैं कि आप क्यों कर लोगे प्रसन्न, मैं भी करूंगा। तो अब कौन प्रसन्न करते हैं, ये तो मैंने माननीय प्रतिपक्ष के नेताजी से कहना चाहता हूं कि उन्होंने उपहास उड़ाते हुए माननीय अध्यक्ष जी महंगाई मानव कहा। विगत कुछ समय से विश्व के कुछ अन्य देशों की भांति ही हमारे देश में भी हेट स्पीच की प्रवृत्ति विपक्ष में बढ़ती जा रही है। संवेदनशील विषयों पर हमेशा दूरगामी परिणामों को ध्यान में रखकर बात की जानी चाहिए। हमेशा दूरगामी परिणाम किस तरह से होंगे उसके बारे में बात की जानी चाहिए। तारीखों में कुछ ऐसे भी मंजर हमने देखे हैं कि लम्हों ने खता की थी और सदियों ने सजा पाई। हमने इस प्रकार की हरकतों के दुष्परिणाम अमेरिका जैसे विकसित देश में भी अभी हाल में ही देखे हैं। हमारी सदा से मूल्यों के आधार पर तर्क वितर्क करने की परंपरा रही है। मेरी इस सदन में भी सभी माननीय सदस्यों से अपेक्षा रही है कि हम बापू द्वारा दिए गए सिद्धांतों का पालन करते हुए, सदन की गरिमा बनाए रखते हुए, राज्य व राष्ट्र हित के सर्वोपरि रखते हुए सार्थक चर्चा करें, जिससे उसका निष्कर्ष निकले। जिस भाव और भावना से जनता ने हमें यहाँ चुन करके भेजा है उसको हम पूरी कर सकें। मैं नेता प्रतिपक्ष के साथ ही समस्त विपक्ष के साथियों को पुनः ये बताना चाहूँगा कि वास्तव में यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी महामानव हैं, क्योंकि वो देश के गरीब, पिछड़े तथा समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के कल्याण हेतु दिन रात 24/7 कार्य करते हैं। 23 जुलाई 1924 को केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा लोकसभा में प्रस्तुत मोदी
30 का प्रथम बजट भी माननीय प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत 2047 के विजन को दर्शाते हुए इस बात की पुष्टि करता है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश में कई अभूतपूर्व ऐतिहासिक कार्य हुए हैं, जिसके कुछ उदाहरण मैं सदन के समक्ष रखना चाहूंगा। माननीय अध्यक्ष जी, जहां कांग्रेस शासनकाल में गरीब मजदूर, स्ट्रीट वेंडर, छोटे दुकानदार, महिलाएं बैंकिंग व्यवस्था के बारे में जानते ही नहीं थे, इनका फाइनेंशियल इंक्लूजन दूर की बात थी। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इनके उत्थान के बारे में विचार करते हुए बैंक में इनके जनधन खाते खोले। आज जनधन खातों की संख्या 50 करोड़ से भी अधिक हो गई है। और मैं इनमें भी जो हैं 56% खाते महिलाओं के हैं। ग्रामीण तथा सेमी अर्बन एरिया में 67% खाते हैं। इन खातों का इन वर्गों के उत्थान में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आज केंद्र तथा प्रदेश की योजनाओं का लाभ डीबीटी के माध्यम से गरीबों को सीधा पहुंच रहा है। मैं दिवंगत प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी के कथन की ओर सदन का ध्यान दिलाना चाहूँगा कि जब उन्होंने कहा था कि भारत सरकार अगर 1 रुपया गरीब के लिए भेजती है तो उसमें से केवल 15 पैसा ही तक पहुंच पाता है। ये तब की बात है, ये तब की बात है जब केंद्र और ज्यादातर राज्यों में इनकी सरकार थी। दोनों जगह आपकी सरकार थी। आप जब इस तरह की बात करते थे कि हम 1 रुपया भेजते और 15 पैसे पहुंचता है, आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो उन गरीब के लिए जो व्यवस्था की है, उस गरीब के लिए कि जिसके लिए अगर 1 रुपया भी भेजेंगे तो पूरा पहुंचेगा, ये व्यवस्था अगर की है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने की है। आज ट्रिनिटी जनधन आधार मोबाइल के आधार से 100% से राजी डीबीटी की गई है। इस माध्यम से गरीब तक सीधे पहुंच रही है। हमारी सरकार द्वारा जनता को प्रभावी सर्विस डिलीवरी देने एवं सभी योजनाओं का डेटा बेस की एक स्थान पर करने हेतु भामाशाह योजना शुरू की गई थी। आपने उसका नाम बदलकर जन आधार कर दिया, लेकिन इफेक्टिव सर्विस डिलीवरी पर कभी ध्यान नहीं दिया गया। 10 जुलाई 2024 को प्रस्तुत राज्य के बजट के अंतर्गत हमारे द्वारा स्मार्ट सिस्टम के माध्यम से ऑटोमेटिक सर्विस डिलीवरी द्वारा सिंगल विंडो सेम डे सर्विस डिलीवरी भी प्रारंभ की जा रही है। जिस व्यक्ति को उसका फायदा मिलेगा, लाभ मिलेगा, तुरंत होगा, इधर ऑर्डर होगा, इधर उसका पैसा आ जाएगा। आपके समय में क्या होता था? आपके प्रधानमंत्री कहते थे, हमने तो नहीं कहा, लेकिन इसको रोकने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। केंद्र सरकार द्वारा गरीब महिलाओं को रसोई के धुएं से मुक्ति दिलाते हुए उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 10 करोड़ से अधिक महिलाओं को गैस सिलेंडर निःशुल्क उपलब्ध कराए। आपने 500 रुपये में सिलेंडर देकर वाहवाही लूटी, जबकि इसका लाभ उज्ज्वला योजना से मिल रहा था। आज हमारी सरकार लगभग 77 लाख लाभार्थियों को 450 रुपये में गैस सिलेंडर उपलब्ध करवा रही है। प्रधानमंत्री जी ने कोरोना काल में दुनिया का सबसे बड़ा कोरोना वैक्सीन प्रोग्राम चलाया, जिसमें भारत में कोरोना का प्रभाव दुनिया के शेष भागों से कम रहा। यही नहीं, दुनिया के 100 से अधिक देशों में कोरोना वैक्सीन उपलब्ध कराने का भी काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। देश में 30 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड जारी किए गए, जिससे देश की गरीब जनता को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हुई। प्रदेश में भी मां योजना के अंतर्गत लगभग 1 करोड़ 35 लाख परिवारों को निःशुल्क चिकित्सा का लाभ प्राप्त हो रहा है। मोदी जी की आर्थिक नीतियों के परिणाम स्वरूप देश का विदेशी मुद्रा भंडार जुलाई 2024 में अब तक के रिकॉर्ड स्तर 617 अरब डॉलर पर पहुंचा है। कांग्रेस शासनकाल के अंतिम वर्ष 2014 में देश की अर्थव्यवस्था 11वें स्थान पर थी। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के अथक प्रयासों से अर्थव्यवस्था आज 5वें स्थान पर पहुंच चुकी है तथा आगामी 3 वर्षों में अर्थव्यवस्था 3रे स्थान पर पहुंचने की प्रबल संभावना है। माननीय अध्यक्ष जी,
मैं इसमें वो जवाब दे रहा हूं जो प्रतिपक्ष के नेताजी के जो प्रश्न आए थे। मैं अनर्गल कहीं नहीं जा रहा हूं और ना उन बातों पर मैं जाना चाहता हूं, ना मैं समय बर्बाद करना चाहता हूं। इसमें वो बात बताना चाहता हूं जो आपके प्रश्न आए थे, मैं उनका एक एक करके जवाब देना चाहता हूं। मैं और भी सुन रहा था, उनके भी जवाब दे सकता हूं, क्योंकि मैंने उस दिन कहा था कि सामने जब एक उंगली करते हैं तो चार उंगली अपनी तरफ आती है। और आज भी मैं कहना चाहता हूं, गरीबी हटाओ का नारा देने वाली कांग्रेस सरकार ने गरीबी तो मिटाई नहीं, लेकिन गरीब को गरीब जरूर बना दिया। माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने 2001 से दिन रात लगातार गरीब, असहाय, जरूरतमंदों के कल्याण, ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस के साथ कार्य कर रहे हैं। और यही नहीं माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मोदी जी ने अपने शासनकाल में 25 करोड़ से अधिक गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर लाने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। कांग्रेस एवं विपक्षी दल महिला उत्थान की केवल थोती बातें ही करते रहते हैं, परंतु हमारी सरकार ने संविधान में 106वां संशोधन कर नारी शक्ति बंधन अधिनियम द्वारा संसद एवं विधानसभा में महिलाओं के लिए 1/3 प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया है। अरे हमारी बहनें बैठी हैं, वो तो करें, इसका किया है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को विदेशों में भी प्रधानमंत्री जी ने देश को विदेशों में भी सम्मान दिलवाया। आज दुनिया के हर कोने में भारत का डंका बज रहा है, ये आप देख रहे हैं। मैं सदन को बताना चाहूँगा कि दुनिया के 13 से अधिक देशों ने अपने देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्रधानमंत्री जी को प्रदान किया है। इसी क्रम में राज्य को भी वैश्विक स्तर पर पहचान मिली है और जयपुर और उदयपुर शहर में भी G20 का आयोजन किया गया था, आपको ध्यान होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, विपक्ष मैं आपको समझाने में इसलिए नहीं हो पाऊंगा। माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक कहानी बताना चाहता हूं। एक जंगल था, अकाल पड़ गया, अकाल पड़ा हुआ था, जंगल में भी पानी की कमी आ गई। तो वहां उन्होंने सभी ने कहा कि भाई पानी की कमी है, जंगल में पानी की कमी आ गई तो कैसे काम चलेगा। तो उन्होंने जंगल के राजा शेर से जाके गुहार लगाई। उसने कहा कि सबको बुलाइए, पंचायत होगी, पानी की व्यवस्था किस तरह से होगी। तो उन्होंने बुलाया, सबने अपने अपने सुझाव दिए, सबके सुझाव सर्वमान्य थे। तो उन्होंने कहा कि भाई ये तालाब तो हमारे पास है, लेकिन इसमें पानी बीत रहा है, भाई पानी कम है, इसको व्यवस्था कैसे होगी। शेर ने कहा, सब के सुझाव आए, सुझाव के माध्यम से कई ऐसे थे वहाँ कि उन्होंने कहा साहब इस तालाब को हम गहरा कर देंगे। कई होते हैं, खरगोश होता है, चूहा होता है जो अंदर जमीन से ईता है। कई लोगों ने कुछ सहारे के लिया, कुछ ने कुछ कहा, क्योंकि जंगल का जीवन, प्रकृति का जीवन भी अटपटा होता है, सबसे अच्छा होता है। आप देखते हैं जब हाथी चलता है तो रास्ते में जितने भी पेड़ पौधे पड़ते हैं उनमें से डाली तोड़ता हुआ जाता है। आप कहेंगे वो डाली क्यों तोड़ता है, वो खाता नहीं है। हाथी तो सूंड बड़ी होती है, कितना भी खा ले, लेकिन ये जंगल का नियम होता है कि जब हाथी चलता है तो पेड़ों को गिराते हुए छोटे मोटों को, तो छोटे जो जानवर होते हैं वो उससे भोजन अपना पाते हैं। ये जंगल की व्यवस्था है। तो जब हुआ कि उन्होंने कहा कि बताइए, तो उन्होंने अपना फैसला सुना दिया। फैसला सबको मान्य होगा और विषयों पर चर्चा होने लग गई। लेकिन एक जानवर ऐसा था कि वो काफी देर बाद जोर से हंसा, जोर से हंसा। उसने कहा क्या हो गया, क्या हो गया। आप इतनी जोर से सबका इशारा गया उनकी तरफ। उन्होंने देखा क्या हो गया भाई, ये क्या हुआ है। उन्होंने कहा कि मेरी समझ में अब आया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के हमारे कुछ माननीय सदस्यों को केंद्र के सरकार के आंकड़ों को भी दिलचस्पी रहती है। मैं आपके माध्यम से उनके साथ ही समस्त
सदन को अवगत कराना चाहूंगा कि यूपीए कांग्रेस के शासनकाल में 2008, आप सुन लेना भैया, अरे वो आप क्यों कर रहे हैं, जो समझना है। 2000 शासनकाल में वर्ष 2008 से 13 में औसत महंगाई, सुनिए भैया, 2008 औसत महंगाई दर बताता हूं मैं आपको, 8.32 से 12.11% रही। ये मैं उस समय की बता रहा हूं आपको, 2008 से 13 तक रही। क्रम से 8.32, 8.30, 10, 8.3, 12, 1.18 ये करके, जबकि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के समय वर्ष 2015 से, मैं एक बार ही बता दिया पूरा, 2015 से 2022 में औसत महंगाई दर, अब वो देखना 2015 से 2022 तक 2.49 से 7.66%। आपको भी बता रहा हूं, नहीं क्या कारण क्या है, कारण क्या है कि जो अपने आप को किसी विषय में एक्सपर्ट मानता है ना, मानता है, कोई भी व्यक्ति मानता है ना, उसकी समझ में नहीं आता है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं, फिर मेरे से ये कहेंगे, मैं जवाब तो सभी का दूं, लेकिन मेरे से ये कहेंगे कि आपने पिछली बार भी कहा, माननीय प्रतिपक्ष के नेताजी ने कहा आप 2:45, मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं जल्दी जल्दी मेरा काम करूं, नहीं तो आप फिर ये कहोगे आपने इतना समय लगा दिया थोड़ा वो। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय विपक्ष के सदस्य अपनी सरकार की नाकामी का ठीकरा केंद्र सरकार पर फोड़ रहे हैं, जो भ्रामक तथ्यों से परे है। भारत सरकार द्वारा संवैधानिक संस्था वित्त आयोग की अवसंसा के अनुरूप कुल केंद्रीय करों का जो डिवीजन पूल होता है, उसका वर्तमान में 2025-26 तक 41% हिस्सा राज्य को दिया जाता है। राजस्थान राज्य को वित्त आयोग की सिफारिश अनुसार डिवीजन टैक्स पूल डिवीजन का ये 6.026% राशि निर्धारित फार्मूला के अनुसार तय है। प्रदेश को केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2019-20 से लेकर के 23-24 तक वित्त आयोग के निर्धारित फार्मूले के अनुसार पूरी राशि अर्थात सुन लीजिए रुपये 2,50,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि प्राप्त हुई है। मैं ये कहना चाह रहा हूं, मैं अभी उसका भी बताना चाह रहा हूं। हमारे एक नेताजी बार बार कह रहे हैं कि साहब हमको इतना मिलना चाहिए, इतना नहीं मिला। कुछ बजट माननीय अध्यक्ष जी ऐसा होता है कि उसमें डबल गिना जाता है, वो दिया जाता है जैसे निर्माण विभाग के लिए, उसके लिए उसमें से वापस उनकी इंजीनियर उनकी तनख्वाह के लिए आता है, फिर वो उसमें सम्मिलित होता है। हाँ, तो उसमें क्या है, वो उसको तो संभालते ही नहीं है बजट में। मैं उनको कहना चाहता हूं जरा आप दुरुस्त हो जाएं। माननीय सदस्य शायद संविधान के प्रावधान की अनदेखी कर जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि संविधान में निहित प्रावधान के अनुसार शेष डिविजिबल पूल का हिस्सा नहीं होता है। केंद्र सरकार द्वारा पूर्ववर्ती सरकार को जो भी संवैधानिक प्रावधान के अनुसार राशि दी थी, न सिर्फ यह संपूर्ण राशि राज्य को हस्तांतरित की गई, बल्कि ये भी सभी को जानकारी में है कि राज्य का केंद्रीय करों में हिस्सा हमारी केंद्र की एनडीए की सरकार ने बढ़ाया है। आपका कितना था पिछली बार केंद्र की सरकार में, और ये अगर हिस्सा बढ़ा 31 था, इसका अगर 42 किया है तो हमारी एनडीए की सरकार ने किया है, और 1% इसमें से जम्मू कश्मीर के लिए कम हुआ है, जो अभी 41 है। यह भी आपकी जानकारी में मैं डालना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, वास्तविक स्थिति में पुनः सदन को अवगत कराना चाहूंगा कि वर्ष 2015 से 2020 प्रदेश की हिस्सा राशि
5.495%। वर्ष 2021 से 26 प्रदेश की हिस्सा राशि 6.026% है। ये इसमें कोई ना घट सकती है ना इसमें बढ़ सकती है। आप इसका अनुमान लगा रहे हैं कि इसमें कम आ गई, ना कम आएगी, ना ज़्यादा पूरी आएगी। मेरा हमारे विपक्ष के साथियों से पुनः आग्रह है कि मैं अपनी नाकामी का ठीकरा केंद्र सरकार पर फोड़ने की बजाय अपने गिरेबान में झांक कर देखें। अपनी नाकामी को केंद्र पर नहीं फोड़ें। मैं कहना चाहता हूं, गलतियां ढूंढना गलत नहीं, गलतियां ढूंढना गलत नहीं, पर शुरुआत खुद से होनी चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, विगत सरकार ने जितनी गलतियां की उसे देखते हुए जनता ने उन्हें विपक्ष में ही लाकर बैठा दिया, किंतु लगता है अभी भी इन्होंने पूरा सबक नहीं लिया है। मैं आज इन्हें संदेश देते हुए कहना चाहता हूं, और उससे पहले मैं एक बात और कहना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी बार बार कहते हैं, पहले केंद्र में सरकार किसकी थी? केंद्र में सरकार किसकी थी? और अब केंद्र में सरकार किसकी है ना? लेकिन आप देखिए, मैं धन्यवाद देता हूं विपक्ष के हौसले को। 100 में से नहीं है 99, 543 में से मान में हैं, लेकिन फिर भी खुश हो रहे हैं। अरे भाई, वो पास होने का आधा % भी नहीं है। पास होते हैं 33 पर पास होते हैं तो कितना चाहिए? अरे भाई 18 तो हैं, 18 हैं, 18 तो हैं। तो मैं वही कह रहा हूं, सरकार पहले भी एनडीए की और मोदी जी की थी, और अब भी एनडीए और मोदी जी की है। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? मैं कहना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपको कहना चाहता हूं, कांग्रेस सरकार थी। मैं नई बात कह रहा हूं, वो सुन लीजिए ना। कांग्रेस सरकार थी, लूट मची चहुं ओर, अब जनता का राज है, आई है नई भोर। जल में घपला कर दिया, प्यासे मर गए लोग, माफिया से मिलकर तुमने रोज लगाया भोग। पेपर लीक इतने हुए, कितने करूं बखान। पेपर लीक इतने हुए, कितने करूं बखान। पास हुए परिवारजन, क्या क्या करूं बयान। खूब करी मेहमान नवाजी, अपनी सरकार बचाने को जनता का पैसा लुटवाया, अपना राज बचाने को। अपने स्वास्थ्य के खातिर, अपने स्वार्थ के खातिर अपनों को भी दी गाली, केवल अपना ध्यान रखा, सिर्फ भरी रहे मेरी थाली। मैं धीरे पढ़ूं। अपने स्वार्थ के खातिर अपनों को भी दी गाली, केवल अपना ध्यान रखा, सिर्फ भरी रहे मेरी थाली। अब जन सेवक सजग हुए, मांगेंगे पूरा ब्यौरा, बगुला भगत को करनी का दंड मिलेगा पूरा।
माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष जी, नेता प्रतिपक्ष ने तो हमारे आस्था एवं सांस्कृतिक केंद्रों को भी नहीं बख्शा। वो कह रहे थे अयोध्या, चित्रकूट, रामेश्वरम, केदारनाथ को भी वोटों की राजनीति से जोड़ दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को अवगत कराना चाहूंगा कि हमारे संस्कार हैं कि चुनाव में हार जीत को दृष्टिगत रख हम कोई भी फैसला नहीं करते। हम फैसला करते हैं जनता की आवाज पर, हम फैसला करते हैं जनता के हित में, हम फैसला करते हैं जनता की भावनाओं को लेकर के, हम फैसला करते हैं हमारे सांस्कृतिक मूल्यों को लेकर के, हम फैसला करते हैं जिन्होंने इस देश के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया, उन्होंने जिस मंशा और इस देश हित में जो अपने आप को सर्वोच्च न्योछावर कर दिया, उनके उस भाव को देख करके हम फैसला करते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, हमारे सारे निर्णय जनहित और जन सामान्य से जुड़ी भावना के आधार पर होते हैं। हमने असीम आस्था के केंद्रों पर आपकी तरह राजनीति नहीं की। हमने रामलला की भूमि अयोध्या को सजाया, काशी विश्वनाथ को सजाया और भगवान कृष्ण की भूमि मथुरा विष्णुपद मंदिर, गया राजगीर और महाबोध मंदिर बोध गया को भी सजाएंगे, क्योंकि ये हमारे सांस्कृतिक आस्था के केंद्र हैं। आपने देखा होगा G20 हुआ था, किस तरह से आपने देखा कि जब भी कोई अगर बाहर का व्यक्ति आता था उनको क्या देते थे, लेकिन आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारी वो सांस्कृतिक विरासत, बोध गया का वो हमारा विश्वविद्यालय, नालंदा का विश्वविद्यालय, बोध गया का हमारा वो सांस्कृतिक केंद्र दिखाने का काम किया। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जिस व्यक्ति को अपनी विरासत पर अगर गर्व नहीं हो तो उसका कोई हक नहीं है कि वो अपने जीवन में ये भारत माँ के प्रति अपना कर्तव्य निभा सके। मैं आपसे कह सकता हूं माननीय अध्यक्ष जी, मैं यही कहना चाहता हूं, जब छोड़ सुख की कामना आरंभ कर दी साधना, संघर्ष पथ पर बढ़ चले, फिर जीत क्या फिर हार क्या। माननीय अध्यक्ष जी, अब मैं पुनः राज्य के बजट से संबंधित आंकड़ों पर की गई टिप्पणियों के साथ ही राजस्थान विनियोग विधेयक 2024 संख्या 4 तथा वित्त विधेयक 2024 संख्या 5 के प्रमुख बिंदुओं के बारे में चर्चा करना चाहूँगा। लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य, उनकी सरकार के समय में बजट आकार में की गई कुल वृद्धि के संबंध में स्वयं ही मियाँ मिट्टू बने, लेकिन उन्होंने ये ध्यान नहीं दिया कि सर्वप्रथम जनहित में योजनाओं के लिए किए जा रहे व्यय का आंकलन करना चाहिए। यह भी देखना चाहिए कि हम जिस योजना का आंकलन कर रहे हैं उसको हमारी तरफ भी देखना चाहिए, अपनी तरफ भी देखना चाहिए। मैं सदन को अवगत कराना चाहूंगा कि हमने योजनाओं हेतु वर्ष 2024-25 के लिए वर्ष 2019-20 की तुलना में दोगुने से अधिक 2,09,634 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है। नेता प्रतिपक्ष और कोटा उत्तर से आने वाले माननीय सदस्यों ने यह भी कहा कि हमने कुछ विभाग योजनाओं को बजट प्रावधान घटा दिया है। माननीय प्रतिपक्ष के नेताजी ने कहा कि हमने कुछ बजट घटाया। मैं आपको कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को बताना चाहता हूं कि हम अधिक दिखाने के लिए बजट प्रावधान नहीं करते। इनकी सरकार में केवल कागजी और धरातल से कोसों दूर हवाई बजट बनाते थे। मैं नेता प्रतिपक्ष द्वारा सदन में बोले गए प्रावधान के आंकड़े के क्रम में स्पष्ट करना चाहूँगा कि इनकी सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के लिए वर्ष 2023-24 में से 1,145 करोड़ 65 लाख रुपए का प्रावधान किया गया था, जिसमें वास्तविक व्यय केवल 131 करोड़ 23 लाख रुपए का ही हुआ। ये दिखाने के लिए नहीं, मैं योजना बड़ी बना दूं, मैं ये कह दूं इसमें मेरा इतना है, लेकिन अंत में तो यह देखना पड़ेगा कि उस योजना का लाभ कितना लिया, उसमें से खर्चा कितना किया, जनता को लाभ कितना मिला। ये नहीं देखेंगे क्या?
यही देखेंगे कि इतना हो गया मेरा। अब तो विद्याधर जी गर्दन हिला रहे हैं, समझ में आ रहा है? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, अब समझ में आ रहा है। इसी प्रकार माननीय मुख्यमंत्री, इसी प्रकार मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत वर्ष 2023-24 में 600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था, जबकि वास्तविक व्यय केवल 2023-24 में वास्तविक व्यय केवल 36 करोड़ 13 लाख रुपए, यानी 6% हुआ था। 6% हुआ था। कई हुआ? माननीय नेता प्रतिपक्ष कृपया ध्यान दें, मात्र 6% ही खर्च किया। आपका प्रावधान गलत था, या आपका आंकलन गलत था, या आपका खर्च नहीं करना चाहते थे, या फिर आप जनता को गुमराह कर रहे थे। हम आपकी तरह काल्पनिक बजट प्रस्तुत नहीं करते, बल्कि वास्तविक और आवश्यकताओं का आकलन कर राज्य की जनता के विकास हेतु बजट प्रावधान करते हैं। भाई लक्ष्मणगढ़ का जिक्र कर रहा है अभी, जरा मुझे पता है जिक्र भी हो रहा है। वो हम जहाँ वो भी आएगा। देखिए हो गया। अरे माननीय सदस्य, ऐसा है, माननीय सदस्य, अरे हाँ ऐसा है। आप कितने 40 साल से बता रहे थे कि मैं 40 साल में इस सदन में हूँ। अरे 44 हो गया भाई। एक बात बताओ, ये झुंझुनू से आते हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, हाँ माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, 44 साल से सरवण जी आते हैं, लेकिन मैं आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, उन्होंने ही कहा है असेंबली में 44 साल से आ रहे हैं, ये कहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि उनका दर्द भी है, और मैं उनके दर्द को समझता हूं, क्योंकि वो सीनियर हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि मेरे से एक दिन और कहा था कि मैं 44 साल से सदन में हूं, मेरी पीड़ा है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं माननीय सदस्य जी को कि 44 साल में सबसे ज्यादा अगर राज रहा था कांग्रेस का रहा। अगर किसी भी झुंझुनू, सीकर, चूरू या किसी भी कांग्रेस के नेता ने यमुना जल के लिए एक भी पत्र लिखा हो तो हमारे सामने वो जरा टेबल कर दे। कहने की बात तो बहुत होती है, कहने की बात तो बहुत होती है। हर व्यक्ति ये चाहता है, हर व्यक्ति ये चाहता है कि छोटे से अल्प समय में मेरा ये भी हो जाए, मेरा वो भी हो जाए। मैं तो 40 साल की बात कर रहा हूं। 40 साल का हिसाब कोई दे करके बता दे। अगर पानी नहीं लाए, एक मांग पत्र भी अगर केंद्र की सरकार को किसी को लिखा हो या हरियाणा सरकार को लिखा हो तो वो ही मेरे को बता दे। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, हम ही पिलाएंगे आपको, हम ही जल पिलाएंगे आपको। बैठिए, बैठिए, आपसे कहा है हम ही पिलाएंगे जल आपको, हम पिलाएंगे जल आपको। क्या हो गया? हम जहाँ युवाओं को सुरक्षित भविष्य एवं उनके रोजगार के लिए बता देंगे। माननीय अध्यक्ष जी, हम सदन में बैठते हैं, हम सदन में बैठते हैं, जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने की बात भी हम करते हैं। जहां बात आती है युवाओं की बात भी करते हैं। युवाओं को ये होना चाहिए, युवाओं को ये होना चाहिए, युवाओं को ये करना चाहिए। अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि हम युवाओं को सुरक्षित भविष्य एवं उनके रोजगार के लिए चिंतित हैं। वहीं दूसरी ओर विपक्ष के माननीय सदस्य इस दिशा में सहयोग देने के बजाय भ्रम फैलाने की राजनीति ये कहकर कर रहे हैं कि 1 साल में 1 लाख लोगों की भर्ती पर कैसे रोजगार देंगे। अरे हम बता रहे ना आपको, हम कह रहे हैं तो हमको करनी है, तुम सुन तो रहो, उसकी सुनो तो सही। पहले वो कह रहे हैं, आपने कहा ERCP पर आपने कह दिया कि आप कौन होते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ
मैंने ये कहा था और आज भी मैं कहना चाहता हूं कि ERCP प्रारंभ की थी तो हमारी सरकार ने की थी, उसका प्रारंभ किया था तो हमारी सरकार ने किया था, उसका पानी का बजट कहीं कोई आवंटन था तो हमारी सरकार के द्वारा था, हमारी वसुंधरा जी सरकार में हुआ था। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप उस दिन मेरे से पूछ रहे थे कि आप बताइए, मैंने कहा आप जिसकी बात कर रहे हैं वो मेरे को आप बता दीजिए। मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये कहा कि आपने क्या किया है वो मेरे को बता दीजिए, आपने कौन से किया था वो मेरे को बता दीजिए, मैंने इसमें कौन सा गलत कह दिया। आज माननीय प्रतिपक्ष के नेताजी ने कहा MOU आपने नहीं किया, वो हमने किया है, वो हमने किया है, आपने नहीं किया, आपने नहीं किया, आपने नहीं किया, आपने कहीं कहाँ किया। अरे मेरे को मैंने पहले भी कहा था भाई, अरे मैंने पहले भी कहा था वातावरण बनाइए, ये भी कह रहे थे, सबने सुना है, वो भी कह रहे हैं, सुनिए। अध्यक्ष जी मैं एक बात अध्यक्ष जी मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैंने उस दिन भी सदन में कहा था, मैंने उस दिन भी सदन में कहा था, आपने अगर पानी बंटवारे का कोई MOU किया है, MOU तो मेरे को एक कॉपी दे दीजिए उसकी। उस दिन भी कहा था और आज भी मैं कहना चाहता हूं, दोहराना चाहता हूं, सदन को गुमराह करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने कोई MOU किया है ERCP को लेकर के तो हमको बता दें आप, यह गलत है। आप कह रहे थे, वही बात मैंने कही थी, आप मेरे से कह रहे थे इतना लाइए, इतना लाइए, मैंने कहा आपको बताइए कितना करना है। उस दिन भी कहा, आज भी मैं कह रहा हूं, मैं आपसे कहा, उस दिन भी मैंने कहा और आज भी मैं कह रहा हूं। माननीय अध्यक्ष जी ये हमेशा भ्रम फैलाने का काम करते हैं और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि 1 साल में 1 लाख की भर्ती आप कैसे रोजगार देंगे। अध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहूंगा कि हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, हम युवाओं को रोजगार देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। मैं हमारे चिंतित सदस्यों को इस वर्ष समयबद्ध रूप से की जाने वाली कुछ भर्तियों का उदाहरण देना चाहता हूं और कुछ भर्तियों का आगे आपको उदाहरण मिल जाएगा। आप चिंता मत करिए, जो जनता से हमने एक वायदा किया है उसको हम पूरा करेंगे, ये हम सदन को विश्वास दिलाते हैं। माननीय अध्यक्ष जी 4197 कनिष्ठ लिपिक दिनांक 13 फरवरी 2024 को निकाली हमने, ये भैया नोट करते जाए। 2500 हम हमारे पास तो है ही, मैं प्रतिपक्ष के नेताजी से कह रहा हूं 2500 कनिष्ठ अनुदेशक कौशल एवं रोजगार विभाग 11 मार्च 2024, 1000 चिकित्सा शिक्षक विज्ञापन 6 मार्च 2024, 25 जनवरी 2024 से 6 मार्च, ये मैं आपको बता रहा हूं। 3415 सूचना सहायक, 5934 पशु पर्चर, 24797 सफाई कर्मचारी। माननीय अध्यक्ष जी, अध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहूंगा कि हम हमारे कार्यकाल में इसी अल्प अवधि में 45,000 से अधिक पदों के लिए भर्तियों के विज्ञापन प्रकाशित कर चुके हैं तथा इसी अवधि में 20,000 युवाओं को सरकारी नौकरी प्राप्त भी हो चुकी है। मैं यहाँ पर अपने विपक्ष के साथियों को यह भी याद दिलाना चाहूंगा कि इनमें से कुछ भर्तियां वे भी हैं जिनकी हवाई घोषणाएं तो उनकी सरकार ने की थी, लेकिन युवाओं के हित में एवं सरकारी कार्यालयों की दक्षता बढ़ाने के लिए अमली जामा उसको हम पहनाने का काम कर रहे हैं। अब ये कहते हैं ये तो हमारे हैं। अरे हमने आपसे मना किया था क्या? हमने आपको मना किया क्या? आप समय से निकालते, समय से भर्ती कहते आपके खाते में जाएंगी। कौन मना कर रहा है? हम कह रहे हैं आपको, हमने जगह निकाली है, समय से भरेंगे युवाओं को, जो सपने युवाओं ने देखे उनके सपनों को पूरा करेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब नाव जल में छोड़ दी, अध्यक्ष जी, जब नाव जल में छोड़ दी, तूफान में ही मोड़ दी, दे दी चुनौती सिंध को, फिर पार क्या मझधार का।
मैं तो ऐसा है, आप जब मेरे से बात करते हैं, अरे श्रोण माननीय सदस्य ब्राजो, माननीय सदस्य, अरे आप चिंता क्यों कर रहे हैं? मैंने कहा ना आपको पानी हम ही पिलाएंगे। बार खड़े मत हो, एक बार हो गए, दो बार हो गए, बैठिए। अध्यक्ष जी कहेंगे सदस्य आपको जल पिलाने का काम हम ही करेंगे, पानी तो वो पिलाएंगे आपको। अरे सरवण जी मेरी बात सुनिए, पानी तो वो पिलाएंगे आपको, जल में पिला दूंगा। अरे बैठो, हो गया। अरे भाई हो गया, एक बार दो बार, माननीय अध्यक्ष जी, खड़े हो गए। माननीय अध्यक्ष जी, नहीं होता। पिछली सरकार के कार्यकाल में कुप्रबंधन, अपराधियों को संरक्षण देने तथा अनावश्यक हस्तक्षेप के चलते हमारा हमेशा से शांत प्रिय माने जाने वाला प्रदेश पूरे देश में अपराध तथा आपराधिक गतिविधियों के बारे में चर्चित रहा। इससे प्रदेश की प्रतिष्ठा को भी ठेस पहुंची, आम जन के मन में असुरक्षा का भावना उत्पन्न हुई तथा निवेश के माहौल पर भी विपरीत असर पड़ा, जैसे कि हमारे प्रतिपक्ष के नेताजी ने भी कहा था कि वास्तव में पड़ता ही है। मैंने प्रदेश की बागडोर संभालते ही पुलिस दल को न सिर्फ कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्त हिदायत दी, वरन उन्हें बिना किसी दबाव के निडर होकर कार्य करने के लिए भी समय समय पर प्रोत्साहित किया। जहां हमने SIT का गठन कर पेपर लीक अपराधियों के सलाखों के पीछे पहुंचाया, वहीं प्रदेश की कानून व्यवस्था की स्थिति पर भी निगरानी बढ़ा दी है। मैं आ रहा हूं, आपके क्वेश्चन पे आ रहा हूं, चिंता मत करिए। नेता प्रतिपक्ष ने भी ठीक ही कहा है कि अभी छोटी छोटी मछलियां पकड़ी हैं। माननीय प्रतिपक्ष के नेताजी ने कहा था कि अभी छोटी छोटी मछलियां पकड़ी हैं, बड़े मगरमच्छ तो अभी बाहर हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि ये बिल्कुल चिंता ना करें, बिल्कुल चिंता ना करें। छोटी मछलियों के लिए इनका जाल छोटा पड़ गया था, लेकिन मैं ब्रजभूमि से आता हूं और मेरी सुदर्शन चक्रधारी बंसी वाले में अटूट आस्था भी है। और आपको पता है इनका जाल जरूर छोटा पड़ गया होगा, परंतु उसके सुदर्शन चक्र से कोई नहीं बच पाएगा। अब बड़े बड़े मगरमच्छ का भी पूरा सुदर्शन चक्र वाले जब आएगा तो बड़े बड़े मगरमच्छों का भी पूरा इलाज हो जाएगा। कांग्रेस सरकार के नेतृत्व में प्रदेश एक ही दिशा में बहुत आगे बढ़ गया, लेकिन इस दिशा की जानकारी भी माननीय सदन को देना चाहूंगा। NCRB के आंकड़ों के अनुसार में महिला अत्याचार एवं बलात्कार में राजस्थान को आप पहले स्थान पर ले आए थे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, इसको आप पहले नंबर पर लेकर के आए थे। इनके साथी तो में कहते थे कि हम तो गए आज, वो पहले भी नहीं थे और आज भी गए। इनके साथी जो कहते थे, एक सेकंड, मगरमच्छ का, बड़े बड़े मगरमच्छ का नाम आते कुछ लोग ऐसे रवाना हो गए। ऐसा है, मैं आपसे कहना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूं कि इनके साथी तो ये भी कहते थे ये तो मर्दों का प्रदेश है, मर्दों का प्रदेश है। आपके कार्यकाल के प्रथम 6 माह की तुलना में हमारे 6 माह की अल्पावधि में ही आप कर लीजिए कि आपके 6 माह जो हुए थे उसमें कितने अपराध थे, और हमारे 6 माह हुए हैं, 7वां माह है, आप देख लीजिए कितने अपराध हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इन्होंने जिस तरह से सर्वसार किया, आज भी लोग कहते हैं कि आपकी विधानसभा के अंदर तो ऐसे लोग भी हैं जो मर्दों का देश बताते हैं, प्रदेश बताते हैं। मैं माननीय अध्यक्ष जी आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, यह सर्वसार करने वाली घटना भी हुई थी। SC ST उत्पीड़न में 9% की कमी आई है। आज की अगर आप देखें, कुल अपराधों में 4.5% की कमी आई है।
महिला अत्याचार में 1% की कमी आई है। इसके साथ ही लंबे समय से आपकी नाक के नीचे चल रहे अंग प्रत्यारोपण के अपराध को भी हमने उजागर कर दोषियों को नहीं बख्शा है। आप उनको छुपा रहे थे, कितने समय से अंग प्रत्यारोपण चल रहा था, लेकिन आपने उनको भी नहीं पकड़ा। हमने तो उनको भी पकड़ने का काम किया है, दोषियों को नहीं बख्शा है। प्रदेश में शांति व्यवस्था बनाए रखना तथा आमजन में सुरक्षा की भावना पुनः पैदा करना हमारी प्राथमिकता है। माननीय अध्यक्ष जी, सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है। अगर कोई रास्ता रोके तो जरूरत और बढ़ती है। अगर बिकने पर आ जाओ तो घट जाता है दाम। अक्सर ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ जाती है। माननीय अध्यक्ष जी, अभी कह रहे थे कि हमारे बजट में हमारी वित्त मंत्री जी ने $350 बिलियन अर्थव्यवस्था का जिक्र किया। माननीय अध्यक्ष जी, हम राज्य की अर्थव्यवस्था को हमारे शासनकाल में हम कह रहे हैं $350 बिलियन 29,30,000 रुपये तक पहुंचाने के लिए कृत संकल्प है। राज्य की अर्थव्यवस्था को अगले 5 वर्षों में $350 बिलियन तक पहुंचाने के लिए पहले दिन से ये प्रयास शुरू कर दिए हैं, जिसका सुखद परिणाम राज्य के GSDP के द्वितीय अग्रिम अनुमानों में देखने को भी मिला है। इन अग्रिम अनुमानों में के अनुसार वर्ष 2023-24 में राज्य की अर्थव्यवस्था में गत पूर्वानुमान 11.58% की तुलना में 12.56% की वृद्धि होना संभावित है। वर्ष 2023-24 में GSDP 15.28 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है, जो कि पूर्व अनुमान 15.24 लाख करोड़ रुपए से 4,000 करोड़ रुपए अधिक है। राज्य के विकास हेतु औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाना आवश्यक है। गत 5 वर्षों में अर्थव्यवस्था में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान घटा है। वर्ष 2017-18 में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान 29.23% था, जो कि वर्ष 2022-23 में घटकर 27.42% रह गया है। अब हमारी सरकार द्वारा इस ओर व्यापक ध्यान देने के फलस्वरूप यह बढ़कर 28.21% रहना अनुमानित है। राज्य में गत 3 वर्षों से प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि दर लगातार घट रही है। वर्ष 2020-21 में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि दर 16.65% थी, जो वर्ष 2022-23 में घटकर 12.38% थी। 2023-24 में घटकर 11.49 हो गई प्रतिशत रह गई। हमारी सरकार प्रदेश की अर्थव्यवस्था में व्यापक सुधार लाकर रोजगार और आय के साधनों में वृद्धि कर प्रति व्यक्ति आय में अपेक्षित वृद्धि करने के लिए सतत प्रयासरत रहेगी। माननीय अध्यक्ष जी, विकसित राजस्थान की दिशा में बढ़ते कदम, माननीय सदस्यगण इस बात से सहमत होंगे कि इस दिशा में त्वरित गति से कदम बढ़ाने के लिए हमने जहां एक और बजट में नवीन इंडस्ट्री पॉलिसी, एक्सपोर्ट पॉलिसी, टूरिज्म पॉलिसी, लॉजिस्टिक पॉलिसी लाने जैसी नीतिगत प्रावधान किए हैं, वहीं सस्टेनेबल ग्रीन ग्रोथ एवं कराधान की दृष्टि से भी कई महत्वपूर्ण निर्णय किए हैं, जैसे कि कर एवं गैर कर राजस्व की प्रक्रिया का सरलीकरण करने के साथ ही पारदर्शिता में सुनिश्चित की जा रही है। CNG PNG पर वैट दर को 14.5% से कम कर 10% किया गया है। 200 करोड़ रुपए का व्हीकल प्रमोशन फंड गठित करना भी प्रस्तावित किया गया है। राज्य के युवाओं को एविएशन सेक्टर में रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध कराने की दृष्टि से FTO एवं ATO को ATF पर वैट दर 26% से घटाकर 2% की गई है। कृषकों की आय में वृद्धि किए जाने की दृष्टि से एग्रो प्रोसेसिंग पॉलिसी लाया जाना प्रस्तावित किया गया है। साथ ही श्री अन्न प्रमोशन एजेंसी की स्थापना से भी किसानों को आय बढ़ाने की दिशा में प्रयास किए जाएंगे। माननीय अध्यक्ष जी, मुझे पूरी आशा है कि विपक्ष के हमारे साथी
सभी साथियों ने अनुभव होने के कारण बजट 2024 के आंकड़ों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया होगा। फिर भी मैं उन्हें याद दिलाने की दृष्टि से माननीय सदन को और हमारे समय का अंतर पुनः अवगत कराना चाहूँगा। राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का प्रतिशत वर्ष 2023-24 के 4.26% से कम होकर 2024-25 में 3.93% अनुमानित है। डेट टू जीएसडीपी का प्रतिशत वर्ष 2023-24 से 37.34% से वर्ष 2024-25 में घटकर यह 35.97% अनुमानित है। पूंजीगत व्यय हेतु प्रावधान वर्ष 2023-24 से 65.5% बढ़कर वर्ष 2024-25 में 44,216 करोड़ 48 लाख रुपए अनुमानित है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि हम विकास फिस्कल कंसोलिडेशन के पथ पर अग्रसर हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक और बात कहना चाहता हूँ। विभाजन की राजनीति बनाम समन्वय का सहयोग की संकल्पना, विपक्ष की मानसिकता बातों से आने वाले माननीय सदस्यों के द्वारा सुनाई गई जाति राजनीति से ओतप्रोत कविता से भी स्पष्ट हो जाती है। माननीय सदस्य ने अपने वक्तव्य के अंत में प्रश्न किया था कि गांव किसका है, शहर किसका है, देश किसका है, अथवा महोदय मैं आपके माध्यम से इस मानसिकता के भी जवाब देना चाहता हूं। ये गांव, ये शहर, ये देश, ये गांव, ये शहर, ये देश मजदूर का, किसान का, वीर जवान का, नारी के सम्मान का, युवा के कल्याण का और सबके उत्थान का। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से कुछ नवीन घोषणाओं का आधारभूत संरचना, सड़क एवं परिवहन। माननीय सदस्यों ने 23 जुलाई 2024 को केंद्र सरकार के बजट में ग्रामीण सड़कों से संबंधित पीएमजीएसवाई प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना संबंधी घोषणाओं को सुना होगा। मैं माननीय सदन के माध्यम से पीएमजीएसवाई 40 के अंतर्गत प्रदेश के 2,500 से अधिक ग्रामीण बसावटों को सड़क से जोड़ने का प्रावधान करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय वित्त मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। प्रदेश में सड़कों का नेटवर्क अधिक सुदृढ़ करने के प्रस्ताव विभिन्न क्षेत्रों की जनता से, माननीय विधायकगणों से एवं अन्य जनप्रतिनिधियों के माध्यम से प्राप्त हुए। इन सभी पर विस्तृत तकनीकी बनाए जाने का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। इसी क्रम में मैं 1,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि से विभिन्न सड़कों के निर्माण एवं उन्नयन संबंधी कार्य करवाए जाने की घोषणा करता हूं। इन सड़कों की सूची सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रहा हूं। माननीय अध्यक्ष जी, ग्रामीण क्षेत्रों के निवासियों को भी शहरी क्षेत्रों के समकक्ष सुविधाएं प्राप्त हो सकें, इस हेतु हमारे द्वारा सतत रूप से प्रयास किए जाएंगे। इसी कड़ी में प्रथम चरण के रूप में 10,000 से अधिक आबादी वाले ग्रामीण क्षेत्रों में सीमेंट कंक्रीट के अटल प्रगति पथ निर्मित किए जाने की घोषणा करना। इस हेतु 2 वर्षों में 1,000 करोड़ रुपए का व्यय प्रस्तावित है।
बड़े शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा के उन्नयन के लिए 500 ई बस लिए जाने की घोषणा की गई थी। अब मैं इस संख्या को बढ़ाकर प्रदेश एवं शहरी क्षेत्रों के लिए 1000 ई बस उपलब्ध कराए जाने की घोषणा की। साथ ही प्रदेश में सड़क सुरक्षा को दृष्टि सुदृढ़ किए जाने तथा यातायात को सुगम बनाए जाने की दृष्टि से विभिन्न कार्य करवाए जाएंगे। इन कार्यों का विवरण मैं सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रहा हूं। नगरीय विकास, प्रदेश के बड़े शहरों के विकास को गति देने की दृष्टि से बीकानेर एवं भरतपुर यूआईटी को अर्बन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट का उन्नयन कर डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन करने की घोषणा करता हूँ। साथ ही समस्त नगरीय निकायों में जन सुविधा के कार्य समयबद्ध एवं गुणवत्ता रूप से संपादित हों, इसलिए जिला स्तर पर जिला नगरीय आयुक्त डिस्ट्रिक्ट म्युनिसिपल कमिश्नर भी नियुक्त किया जाना प्रस्तावित करता हूं। जयपुर के सौंदर्यीकरण के साथ ही वाटर कंजर्वेशन को बढ़ाने की दृष्टि से द्रव्यवती का विकास किए जाने के लिए नवीन योजना बनाकर कार्रवाई की जाना प्रस्तावित है। 10,000 से अधिक आबादी वाले कस्बों आसपास के गांव को सम्मिलित करते हुए चरणबद्ध रूप से 100 क्लस्टरों में फीकल स्लज मैनेजमेंट के कार्य करवाए जाएंगे। प्रदेश में सीवरेज ड्रेनेज संबंधी विभिन्न कार्य करवाए जाएंगे। इन कार्यों की सूची भी मैं सदन के पटल पर रख रहा हूं। बालोत्रा एवं पाली ट्रीटेड वाटर को औद्योगिक इकाइयों तक पहुंचाने के लिए 43 किलोमीटर वाटर लाइन सिस्टम विकसित किया जाएगा। बनेड़ा, शाहपुर, गजसिंहपुर, श्रीगंगानगर, कनवास, सांगोद, कोटा एवं पोखरण, जैसलमेर में रोडवेज बस स्टैंड संबंधी कार्य कराए जाएंगे। पेयजल में प्रदेश में पेयजल सुविधा हेतु लगभग 540 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न कार्य करवाए जाएंगे। इन पेयजल कार्यों की सूची भी सदन के पटल पर रख रखा हूँ। प्रदेशवासियों को उपलब्ध कराए जा रहे पेयजल की गुणवत्ता एवं स्वच्छता सुनिश्चित करने की दृष्टि से विभागीय टेस्टिंग लैब को राष्ट्रीय स्तर का बनाया जाकर NABL से मान्यता प्राप्त करने हेतु इस वर्ष लगभग 15 करोड़ 50 लाख रुपए का व्यय किया जाएगा। साथ ही वाटर टेस्टिंग सैंपल्स को जियो टैगिंग कर ऑनलाइन किया जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय सदस्यों को जानकर प्रसन्नता होगी कि हमारे द्वारा प्रदेश को ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में 24 जुलाई 2024 को जैसलमेर के पोखरण में 400 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन प्रारंभ कर डिस्कॉम को सस्ती बिजली मिलना प्रारंभ हो चुकी है। इस क्रम में शीघ्र ही SCLL और गेल से भी MOU करते हुए 4100 मेगावाट क्षमता का सृजन किया जाएगा। केंद्र सरकार के सहयोग से कृषकों के खेत पर कुसुम परियोजना HAM मॉडल के माध्यम से 1000 मेगावाट अतिरिक्त उत्पादन किए जाने की मैं घोषणा करता हूं। साथ ही प्रदेश में HAM मॉडल पर बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली BESS का कार्य हाथ में लिया जाकर चरणबद्ध रूप से लगभग 2000 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता सृजित की जानी प्रस्तावित है। ऊर्जा उत्पादन के लिए निजी क्षेत्र को अतिरिक्त प्रोत्साहन देते हुए कैप्टिव पावर उत्पादन की सीमा को 100% से बढ़ाकर 200% किए जाने की घोषणा करता हूं। हमारे द्वारा किए गए त्वरित प्रयासों के फलस्वरूप फीडर सेग्रीगेशन के अंतर्गत कृषि और घरेलू कनेक्शनों को पृथक करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा 7,900 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दिए जाने पर माननीय प्रधानमंत्री महोदय को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं, जिससे घरेलू उपयोग के लिए 24 घंटे निर्बाध बिजली देने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही विद्युत प्रसारण तंत्र सुदृढ़ीकरण हेतु विभिन्न क्षमता के GSS स्थापित किए जाने प्रस्तावित हैं। इन GSS की सूची में सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रहा हूं।
औद्योगिक विकास, युवा उद्यमियों को वित्तीय संबल के साथ रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराने तथा औद्योगिक विकास की गति को तेज करने के लिए युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 6% ब्याज पुनर्भरण हेतु ऋण की सीमा को बढ़ाकर 2 करोड़ रुपए किए जाने की घोषणा करता हूं। दस्तकारों को और अधिक संबल प्रदान करने के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत कारपेंटर, मूर्तिकार, कुम्हार, राजमिस्त्री 18 ट्रेड के ऐसे दस्तकारों को उपलब्ध कराए जा रहे 5% की दर पर ऋण हेतु 2% अतिरिक्त ब्याज अनुदान दिए जाने की घोषणा करता हूं। इस वर्ष 1 लाख दस्तकारों को लाभान्वित कर 20 करोड़ रुपए का ब्याज अनुदान दिया जाएगा। खुशियारा, बारा व पंडेर, जहाजपुर, शाहपुरा में औद्योगिक पार्क एवं अजमेर में आईटी पार्क स्थापित किए जाना प्रस्तावित है। अप्रधान खनिज की प्रोसेसिंग से जुड़े हुए उद्योग एवं उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए उनके वार्षिक शुल्क को 25,000 रुपये से घटाकर 15,000 रुपये तथा ट्रांजिट पास हेतु निर्धारित शुल्क 10 रुपये प्रति ट्रांजिट को घटाकर 2 रुपये प्रति ट्रांजिट करने की घोषणा करता हूं। उद्यमियों को पेड सैंपलिंग की सुविधा प्रदान करने के लिए बांसवाड़ा, बूंदी, हनुमानगढ़, झालावाड़, जयपुर, जैसलमेर, झुंझुनू, नागौर, सवाई राजसमंद, सवाई माधोपुर व सिरोही में लैब स्थापित किए जाएगी। साथ ही सभी लैब को NABL से प्रमाणित कराया जाएगा। शिक्षा एवं युवा खेल, माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से इस वर्ष के केंद्र के बजट में युवाओं को स्किल एवं अप्रेंटिसशिप के लिए समुचित प्रावधान किए गए हैं। इसमें PMS पैकेज के अंतर्गत प्रदेश के 2,50,000 से अधिक युवाओं को लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित है। युवाओं को अपने भविष्य संबंधी आशंका से मुक्ति दिलाने की दृष्टि से भर्ती में लगने वाले समय को कम करना आवश्यक है। इस उद्देश्य से भर्ती परीक्षाओं के बाद दस्तावेज सत्यापन संबंधी विभाग के स्तर पर किए जाने के साथ ही विज्ञप्ति उपरांत भी रिक्तियों की संख्या में 50% वृद्धि के प्रावधान को बढ़ाते हुए 100% करने की घोषणा करता हूं। प्रदेश के युवाओं को सरकारी भर्तियों में अधिक अवसर प्राप्त हो सके, इस हेतु CET कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट CET के प्रावधान बदलते हुए क्वालिफिकेशन हेतु समस्त श्रेणियों के लिए न्यूनतम 40% अंक तथा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए 35% अंक किए जाने की घोषणा करता हूं। साथ ही सरकारी कार्यालयों में एफिशिएंसी में सुधार के साथ ही ऐसे युवाओं जिनको शिक्षा के समुचित अवसर प्राप्त नहीं हुए उन्हें भी सरकारी नौकरी का अवसर देने की दृष्टि से वर्षों से अटकी हुई चतुर्थ श्रेणी की भर्ती नियमों का परिवर्तन किया जाकर भर्ती की जाएगी। युवाओं को समस्त आवश्यकताओं को यथा बेरोजगार युवाओं के पंजीयन, रोजगार मेलों के आयोजन, एक्सपोजर विजिट हेतु आवेदन एवं मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के संचालन आदि की दृष्टि से वन स्टॉप सॉल्यूशन के रूप में एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज मैनेजमेंट सिस्टम EEMS 2.0 पोर्टल तैयार किया जाना प्रस्तावित है। प्रदेश में शिक्षा के विस्तार की दृष्टि से नवीन महाविद्यालय, पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, संकाय विषय शुरू किए जाने, महाविद्यालयों का क्रियान्वयन, विद्यार्थियों को की आवासीय सुविधा संबंधी विभिन्न कार्य किए जाने प्रस्तावित हैं, जिनका विवरण मैं सदन के पटल पर रख रहा हूं। माननीय अध्यक्ष जी, NCC कैडेट्स को विभिन्न प्रकार के कैंप्स के दौरान मैसिंग भत्ता 150 रुपये से बढ़ाकर 220 रुपये प्रति व्यक्ति प्रतिदिन किया जाना प्रस्तावित है। पाली बाली खीवसर, नागौर तथा लोहावट, बापनी, ढेचू, फलोदियों में खेल स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, प्रदेश में सुपर स्पेशलिटी चिकित्सा को नए आयाम देने के लिए RUHS का उन्नयन कर
एम्स दिल्ली की तर्ज पर राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रिम्स की स्थापना किए जाने की घोषणा करता हूं। इस पर चरणबद्ध रूप से 750 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। प्रदेश में चिकित्सा सुविधाओं के उन्नयन के लिए विभिन्न चिकित्सा स्थापनाओं की स्थापना एवं क्रियान्वयन किया जाएगा। इन संस्थानों की सूची में सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रहा हूं। श्री गंगानगर व मेडिकल कॉलेज कोटा में कैंसर मरीजों की सुविधा के लिए अत्याधुनिक लीनियर एक्सीलेटर मशीन उपलब्ध कराई जाएगी। हमारे द्वारा 10 जुलाई 2024 को प्रस्तुत बजट में इलेक्ट्रोपैथी विद्या के संबंध में आवश्यक परीक्षण कर कार्रवाई करने की घोषणा की गई थी। इसी क्रम में समुचित परीक्षण उपरांत अब मैं हमारी गत सरकार के कार्यकाल में लाए गए राजस्थान इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति अधिनियम 2018 के अंतर्गत एक इलेक्ट्रोपैथी बोर्ड का गठन किया जाकर प्रथम चरण में के रूप में 5 करोड़ रुपए का प्रावधान करना प्रस्तावित है। सामाजिक सुरक्षा हमारे द्वारा जरूरतमंद परिवारों की महिलाओं को संबल प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना तथा बीपीएल श्रेणी के परिवारों को 4 से 50 रुपए मात्र में एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध कराया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के पहल के कारण संभव हुई इस योजना का दायरा बढ़ाते हुए सभी राशन का गेहूं प्राप्त करने वाले परिवार अर्थात एनएफएसए के लाभान्वित को 450 रुपए में एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध कराने की घोषणा करता हूं। पीएम आवास योजना 2.0 के अंतर्गत प्रदेश के 2 लाख से अधिक अल्प आय मध्यम वर्ग के शहरी परिवारों को चरणबद्ध रूप से लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही अधिसूचित कच्ची बस्तियों में पक्के आवास से वंचित ऐसे निवासरत परिवारों को स्वयं का पक्का आवास उपलब्ध कराए जाने के उद्देश्य से आश्रय योजना अटल इन सीटू स्लम हाउसिंग रीडेवलपमेंट योजना आसरा शुरू कर स्वयं के पक्के आवास निर्माण हेतु राज्य सरकार द्वारा 1 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान किए जाने की घोषणा करता हूं। इस पर 50 करोड़ रुपए व्यय होंगे। पर्यटन एवं कला संस्कृति प्रदेशवासियों की आस्था के केंद्रों तथा पैनोरमा बावड़ियों के विकास कार्य करवाए जाने प्रस्तावित हैं, जिनका विवरण मैं सदन की पटल पर प्रस्तुत कर रहा हूं। राजस्थान के साहित्य विशेषकर राजस्थानी साहित्य की पहचान को और आगे ले जाने की दृष्टि से हर वर्ष विजयजान देता साहित्य उत्सव मनाए जाने की घोषणा भी करता हूं। काले हिरण के संरक्षण हेतु छापरा जिले के आसोप क्षेत्र को आर्किड निषेध व कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्र की घोषित किया जाना प्रस्तावित है। राजस्थान स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में न्यायिक निर्माण अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। साथ ही जयपुर एवं जोधपुर में राजस्थान स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के नवीन क्षेत्रीय कार्यालय शुरू किए जाएंगे। ग्रीन कोऑर्डिनेटिंग स्कीम के अंतर्गत हेल्थ केयर फैसिलिटी होटल्स एवं ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट को भी सम्मिलित किया जाकर क्वालिटी तथा इसके प्रावधानों के तहत लाभ दिया जाना प्रस्तावित है। कृषि ग्रामीण विकास एवं कृषक कल्याण कृषकों को सौर ऊर्जा के साथ ड्रिप स्प्रिंकलर इरिगेशन की सुविधा उपलब्ध करवाने की दृष्टि से इस वर्ष 1 लाख अतिरिक्त किसानों को लाभान्वित करते हुए 1000 करोड़ रुपए से अधिक का व्यय कर 2,50,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल को सिंचित किए जाने की घोषणा करता हूं। प्रदेश में किसान के लिए सिंचाई सुविधा की दृष्टि से विभिन्न कार्य करवाए जाने प्रस्तावित हैं। इन कार्यों का विवरण मैं सदन की पटल पर प्रस्तुत कर रहा हूं। माननीय अध्यक्ष जी, नदियों के किनारे भूमि कटाव को रोकने हेतु अटरूवाड़ा सहित 5 स्थानों पर
जल ग्रहण विकास एवं भू संरक्षण के माध्यम से कार्य करवाए जाने प्रस्तावित हैं। राज्य में अक्षय ऊर्जा के प्रोत्साहन तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के किसानों को सुविधा देने की दृष्टि से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के काश्तकारों द्वारा अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं में भूमि के उपयोग हेतु भूमि रूपांतरण संबंधी प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है। कृषि कनेक्शन के ऐसे आवेदक जिन्होंने सामान्य योजना के अंतर्गत कृषि विद्युत कनेक्शन हेतु आवेदन किया है तथा आवेदन के उपरांत उस क्षेत्र को नगर पालिका घोषित कर दिया है, तो ऐसे आवेदकों में जिनके कनेक्शन ब्लॉक सप्लाई फीडर से जारी किए जाएंगे को पूर्व की भांति सामान्य योजना की दरों पर ही कनेक्शन जारी किया जाएगा। किसान भाइयों की सुविधा के लिए फसल संबंधी, रोगों संबंधी तथा विपणन संबंधी जानकारी उपलब्ध कराने के लिए ऑनलाइन राज किसान साथी प्लेटफॉर्म विकसित करने के लिए 40 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है। साथ ही काश्तकारों के बकाया सिंचाई शुल्क में मूल राशि एक मुश्त 31 दिसंबर 2024 तक जमा कराने पर 31 मार्च 2024 तक देय ब्याज माफ करने की भी घोषणा करता हूं। परबत, डीडवाना, कुचामन, सेठवा, चौटन, बाड़मेर व भाणोती, सवाई माधोपुर में कृषि मंडी खोली जानी प्रस्तावित है। साथ ही प्रदेश में वनस्पतियों की बेहतर प्रजातियों के विकास हेतु 150 बीज बैंकों की स्थापना प्रस्तावित है। प्रदेश में गौवंश संरक्षण व संवर्धन की दृष्टि से पंजीकृत गौशालाओं को देय अनुदान में 10% वृद्धि किए जाने की घोषणा करता हूं। किसानों को दूध का उचित मूल्य दिलवाने तथा उन्हें संगठित सहकारी डेयरी से जोड़ने हेतु 2000 दुग्ध संकलन केंद्र खोले जाएंगे। साथ ही चरणबद्ध तरीके से आगामी 2 वर्षों में बल्क मिल्क कूलर्स की स्थापना कर 3 लाख लीटर प्रतिदिन प्रशीतलन क्षमता की वृद्धि की जानी प्रस्तावित है। प्रदेश में पशु चिकित्सा सुविधा के विस्तार हेतु विभिन्न पशु चिकित्सा संस्थान खोले क्रमोन्नत किए जाएंगे। इन संस्थाओं की सूची भी सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रहा हूं। प्रदेश में राजस्व एवं कर संबंधी अपीलों के संबंध में निस्तारण के लिए संस्थागत दृष्टिकरण करते हुए अजमेर, जयपुर स्थित राजस्व मंडल एवं कर बोर्ड का एकीकरण किए जाने की भी घोषणा करता हूं। प्रदेश में अपराध एवं कानून व्यवस्था की विपरीत स्थिति उत्पन्न होने की स्थिति में तत्काल प्रभावी कार्रवाई संभव हो सके, इस दृष्टि से राज्य स्तरीय 100 सीटर अभय कमांड सेंटर की स्थापना करते हुए 500 अतिरिक्त सेंट्रल मोबाइल दल की उपलब्ध कराए जाने की घोषणा करता हूं। अपराधियों को बिना कोई मौका दिए शीघ्र ही अतिशीघ्र पकड़ने की दृष्टि से पुलिस फोर्स की एजिबिलिटी एवं मोबिलिटी बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। इस दृष्टि से डीजी पुलिस एवं संबंधित उच्च अधिकारियों को सिक्योरिटी फंड गुप्त सुरक्षा निधि की राशि को दोगुनी किए जाने की घोषणा करता हूं। सुरक्षा के साथ साथ गश्त एवं निगरानी के लिए तिजारा, खैरतल एवं बॉर्डर होमगार्ड की एक कंपनी तैनात की जानी प्रस्तावित है। केंद्र सरकार द्वारा युवाओं को रोजगार के अधिकाधिक अवसर देने के साथ ही देश सेवा का भी जज्बा उत्पन्न करने के लिए अग्निवीर योजना लाई गई थी। साथ ही इन अग्निवीर युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने की दृष्टि से केंद्रीय सशस्त्र बलों में इनकी नियुक्ति की भी व्यवस्था की गई है। इसी तर्ज पर प्रदेश में इन अग्निवीर युवाओं को पुलिस, आरएसी, जेल प्रहरी, वन रक्षक नियुक्ति दिए जाने का प्रावधान की घोषणा करता हूं। वर्ष 2024 हेतु केंद्र सरकार के बजट में भूमि सुधारों को और आगे ले जाते हुए शहरी एवं ग्रामीण में लैंड रिकॉर्ड डिजिटलाइजेशन हेतु घोषणा की गई है। इसी क्रम में हमारे द्वारा जमाबंदी, भूमि धारक का आधार एवं खसरों हेतु
भू आधार का अंकन किया जाना तथा ग्रामीण शहरी क्षेत्रों में नक्शों को आधारित किए जाना प्रस्तावित है। पंजीयन कार्य में गत वर्षों में वृद्धि होने के बाद भी वर्ष 2008 से डीड राइटर्स को भर्ती नहीं हुई है एवं पंजीयन कार्य को समयबद्ध रूप से आमजन को राहत देने के साथ ही युवाओं को अतिरिक्त जीविकोपार्जन के अवसर उपलब्ध कराने की दृष्टि से मैं नियमों का सरलीकरण करते हुए डीड राइटर की संख्या दुगनी कर 5000 किए जाने की घोषणा करता हूं। प्रदेश में उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण की दृष्टि से बाट व माप से संबंधित व्यवस्था सुदृढ़ करते हुए नवीन आईटी प्लेटफॉर्म की स्थापना तथा मोबाइल ऐप की सुविधा दिया जाना प्रस्तावित है। प्रदेश में प्रशासनिक कार्यों में सूचना प्रौद्योगिकी के बढ़ते उपयोग के कारण साइबर सिक्योरिटी का महत्व लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसी स्थिति में प्रदेश में साइबर सुरक्षा की दृष्टि से विभिन्न कदम उठाए जाएंगे। इनका विवरण मैं सदन की पटल पर प्रस्तुत कर रहा हूं। क्षेत्रीय कार्यालय के कवरेज के उन्नयन के लिए विभिन्न प्रशासन, पुलिस इकाइयों और न्यायालयों की स्थापना कार्यान्वयन किया जाएगा। इसकी सूची भी सदन पर पटल पर प्रस्तुत कर रहा हूं। प्रदेश के विभिन्न विभागों के कार्यालयों, इकाइयों के भवन निर्माण, मरम्मत तथा अन्य सुविधा संबंधी कार्य करवाए जाएंगे, जिनका विवरण भी सदन की पटल पर मैं रखता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, गत सरकार द्वारा गठित कर्मचारी वेतन विसंगति परीक्षण समिति की रिपोर्ट आज भी परीक्षणाधीन है। अब मैं इस समिति की वेतन सुधार, वेतन विसंगति संबंधी से सभी सिफारिशों को 1 सितंबर 2024 से लागू करने की घोषणा करता हूं। राजस्थान कंट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के अंतर्गत सृजित पदों के नियमित पदों में परिवर्तित किए जाने पर उन पदों पर नियुक्ति हेतु 5 वर्ष के अनुभव की निर्धारित पात्रता अवधि में वर्ष 2024 में 2 वर्ष की छूट प्रदान की जानी प्रस्तावित है। प्रदेश में अधिक आयु वाले पेंशनर्स को संबल देने की दृष्टि से 75 वर्ष से अधिक आयु पर अधिक दर से पेंशन की सुविधा प्राप्त है। इस क्रम में पेंशनर्स को राहत देते हुए 70 से 75 वर्ष के पेंशनर्स के लिए 5% अतिरिक्त भत्ता दिए जाने की घोषणा करता हूं। हमारे द्वारा इस वर्ष के बजट में अपने जर्नलिस्ट साथियों के लिए भी कुछ सुविधाएं प्रावधानित की गई थी, लेकिन इसी क्रम में मैं उनके बच्चों को उच्च शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति योजना प्रारंभ करने की घोषणा करता हूं। हमारी न्याय व्यवस्था को सुदृढ़ रखने में बार के वकील साथियों की महती भूमिका है। इनके परिवारों के जरूरत के समय हमारी सरकार हमेशा इनके साथ रहने के लिए प्रतिबद्ध है। इस दृष्टि से मैं बार काउंसिल के एक बार सहायता के रूप में 7 करोड़ 50 लाख रुपए प्रदत्त करने की घोषणा करता हूं। प्रदेश में आमजन के हितों की रक्षा उनके खुशहाल जीवन तथा प्रदेश के विकास के पथ पर ले जाने में विधायिका की सबसे बड़ी भूमिका है। कई वर्तमान एवं पूर्व मान्य विधायकों द्वारा अब चेहरे पे रौनक आई है। मैं आपका ही इशारा देख रहा था। सबसे वरिष्ठ बड़ी भूमिका है। कई वर्तमान एवं पूर्व मान्य विधायकों द्वारा मेरे समक्ष वेतन व वेतन संबंधी समस्या एवं सुझाव लाए गए। इस क्रम में मैं माननीय विधायक गणों को प्राप्त होने वाले वेतन तथा पेंशन में प्रति वर्ष स्वतः वृद्धि के प्रावधान जोड़े जाने की घोषणा करता हूं। साथ ही जयपुर स्थित अरे सुनिए अभी और भी मान्य और भी कुछ घोषणाएं हो रही हैं।
साथ ही जयपुर स्थित नए विधायक आवासों में अतिरिक्त सुविधा देने की दृष्टि से रूफटॉप सोलर प्लांट लगाए जाना प्रस्तावित करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे पूरा विश्वास है कि विकसित राजस्थान की संकल्पना को साकार करने में हमें आमजन के साथ साथ विपक्ष के साथियों का भी सकारात्मक सहयोग मिलेगा तथा प्रदेश विकास की नई ऊंचाइयों को छुएगा। अंत में मैं कहना चाहता हूं ये प्रण यही छूटे ना पीछे एक भी, ये प्रण यही सुनिए अंत में, ये प्रण यही छूटे ना पीछे एक भी, मिलकर कदम बढ़ाएंगे, कोई ना रहे गरीब वंचित, सबको आगे लाएंगे। रोशन कर विद्या के मंदिर, ज्ञान का उजियारा फैलाएंगे, हर पल बड़े राजस्थान के नारे से कीर्ति ध्वजा फहराएंगे। खेत खलियान लहराकर धरा पुत्र की बढ़ाएं मुस्कान, सपने हों साकार सभी के, सबका हो सम्मान। देश नहीं दुनिया में भी अद्वितीय बनेगा राजस्थान, हर बच्चा हर जन बोलेगा जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थान। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप कुछ करें, 1 सेकंड, केवल 1 मिनट कुछ करें। माइक साहब, आप वरिष्ठ हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदन के नेता महोदय से राजस्थान में राजमेश द्वारा संचालित जो 17 कॉलेजेज हैं उनमें एक हफ्ते से